आज हम चैप्टर 1 संख्या पद्धति में एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, चलिए हम इसका आंसर लिखते हैं। यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में पूछा गया है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो आप इसका जवाब इस प्रकार से लिखेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप बताएंगे कि शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जहां Q बराबर 0 नहीं है। उदाहरण के लिए सॉरी, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हमने यहाँ पर बताया है कि शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां Q बराबर 0 नहीं है। उदाहरण के लिए आपने लिखा 0, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो आपने इसके बटे में 1 लगा दिया, तो अब ये बटे के रूप में लिखा हुआ है 0/1। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 0/1 का मतलब क्या है, P/Q के रूप में आ गया है। अगर आप इसको 0/2 भी लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपका आंसर 0 ही माना जाएगा। चाहे आप 0 को 1 से डिवाइड करें या 0 को 2 से डिवाइड करें, आपको आंसर में 0 ही मिलेगा। आप इसको 0/3 लिख सकते हैं, 0/4 लिख सकते हैं, 0/5 लिख सकते हैं, 0/6 लिख सकते हैं, 0/7 लिख सकते हैं। आप जितना चाहें उतना लिखकर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा जवाब है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये सबसे अच्छा रहेगा कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर हमने जवाब दिया है कि शून्य एक परिमेय संख्या है। या तो फिर आप एक वर्ड और लिख लीजिए, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां Q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, और इस प्रकार से हमने इसको P/Q के रूप में लिख के दिखा दिया है। और यहाँ पर P और Q क्या है,
पूर्णांक है। पी और क्यू क्या है? पूर्णांक। आप एक चीज और लिख सकते हैं, यहां पी तथा क्यू पूर्णांक है। पी तथा क्यू क्या है? पूर्णांक है। तो इस प्रकार से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये कंप्लीट सॉल्व इसी प्रकार से करना है। इसमें आपको केवल बताना था कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, और q बराबर 0 नहीं है, यानी कि बटे वाली जो संख्या है वो आपकी 0 नहीं होनी चाहिए, और p और q क्या है? पूर्णांक हैं। इस प्रकार से आपने 0 को p बटे q के रूप में भी लिख के दिखा दिया। तो ये इसका सबसे अच्छा आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए। इसमें लिखा हुआ है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है 3 और 4 के बीच में। तो जब आप इसका सॉल्यूशन इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर 3 और 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 और 4 हमें यहाँ पर दिया हुआ है और कहा गया है कि इन दोनों के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 परिमेय संख्याएं अभी ये नहीं हैं। अगर आप इन्हें ध्यान से देखें तो 3 और 4 परिमेय संख्याएं नहीं हैं, क्योंकि परिमेय संख्याएं किस रूप में होती हैं? p बटे q के रूप में होती हैं। बटे में होनी चाहिए ना, तो ये बटे में तो है ही नहीं। 3 और 4 बटे में कहाँ लिखा हुआ है? तो सॉरी, तो 3 और 4 अभी ये परिमेय संख्याएं नहीं हैं। हम इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इसके नीचे कुछ नहीं है, आप 1 लिख सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है, आप 1 लिख सकते हैं। तो अब ये हो गया 3/1 और ये हो गया 4/1। तो अब ये p बटे q के रूप में आ गया, बटे के रूप में अब ये आ चुका है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। 3 और 4 परिमेय संख्याएं नहीं हैं, ठीक है, लेकिन अब ये 3/1 और 4/1 परिमेय संख्याएं हैं। तो अब हमें यहाँ पर इन दोनों के बीच में इन दोनों ही परिमेय संख्याओं, अब हम इन दोनों को बोलेंगे परिमेय संख्याएं। अब हमें इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों के नीचे 1 1, यानी कि हर दोनों का बराबर है। तो मैंने बताया था आपको कि अगर दोनों का हर बराबर है तो आपको ध्यान से देखना है कि 3 और 4 के बीच में कोई संख्या है कि नहीं। तो हर बराबर है, हमें हर बराबर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहला काम होता है परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने से पहले आपको हर बराबर करना होता है। हर यहाँ पर बराबर है, 1 इसके नीचे भी है, 1 इसके नीचे भी है। तो 3 और 4 के बीच में तो अभी कोई संख्या नहीं है। अब हम इन दोनों ही परिमेय संख्याओं को, क्योंकि दोनों का हर बराबर है, इसलिए किसी भी बड़ी संख्या से गुणा कर सकते हैं। आपको 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है तो आप छोटी संख्या से गुणा कर सकते हैं। 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है तो आप बड़ी संख्या से गुणा कर सकते हैं। मतलब वो आपके सिचुएशन और कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। और जितना अधिक आपको परिमेय संख्या ज्ञात करना है उतना ही बड़ी संख्या से आप गुणा करेंगे। कम परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है तो आप छोटी संख्या से भी गुणा कर सकते हैं। तो 6 हमें ज्ञात करना है तो आप इसको 10 से भी गुणा कर सकते हैं, 8 से भी गुणा कर सकते हैं,
9 से भी गुणा कर सकते हैं। 5 से करेंगे तो 5 तिया 15 और 5 चौक 20, तो 15 और 20 के बीच में आपको 4 परिमेय संख्याएं मिलेंगी। 6 से गुणा करेंगे तो 6 तिया 18, 6 चौक 24, 18 और 24 के बीच में आपको जो भी परिमेय संख्याएं मिल जाएं। अगर आप 7 से गुणा करेंगे, 7 तिया 21, 7 चौक 28, तो 21 और 28 के बीच में आपको 6 परिमेय संख्याएं आसानी से मिल जाएंगी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कौन सी संख्या से गुणा करते हैं। चलिए मैं इसको 10 से गुणा कर दे रहा हूं। तो अंश और हर दोनों में ही गुणा किया जाता है। मैं अंश को भी 10 से गुणा करूंगा और हर को भी 10 से गुणा करूंगा। इसी प्रकार से 4/1 में भी ऐसे ही करना है। इसमें भी 10 से गुणा करेंगे और इसमें भी 10 से गुणा करेंगे। तो अब ये क्या बन जाएगा, चलिए गुणा करके देखते हैं। 3 दाहम 30, 10 की गुणा 1 में करेंगे 10 तिया 30, यहाँ पर ये 30 रहेगा। और 4 की गुणा 10 में करिए, 4 दाहम 40 और 10 एकम 10। तो अब आप 30 और 40 के बीच में देखिए, के बीच 6 निकालना है तो हम 6 लिखेंगे। 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं बराबर, चलिए लिखते हैं। अब हम इन दोनों के बीच में 6 परिमेय संख्याएं लिखने जा रहे हैं। ध्यान से समझिए। 30 के बाद क्या आता है, 31, 31 बटे में क्या है 10। 31 के बाद 32 बटे में 10। फिर 32 के बाद 33 बटे में 10। 34 बटे में 10, 4 हो गया। 35 बटे में 10, 36 बटे में 10। तो ये जितनी भी परिमेय संख्याएं हमें मिली हैं वो सभी इन दोनों के बीच में है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो चुकी हैं जो कि इन दोनों के बीच में हैं। अभी और भी हैं, 37 है, 38 है, 39 है, लेकिन हम उन्हें नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में 6 पूछा है तो 6 ही लिखा जाएगा। ज्यादा लिखने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। तो इस प्रकार से हमने इन दोनों ही परिमेय संख्याओं के बीच में ये 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर लिया है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होना है और इसका जो आंसर दिया होगा पीछे वो आपको डिफरेंस मिलेगा, अलग मिलेगा, क्योंकि कोई भी बच्चा होगा इसको अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करेगा। मैंने आपको बताया अभी, कोई इसको 7 से गुणा कर देगा, कोई इसको 10 से गुणा कर देगा, कोई 15 से गुणा कर देगा। तो अलग अलग संख्याओं से आप गुणा करेंगे तो आपको अलग अलग परिमेय संख्याएं मिलेंगी। क्योंकि हमने आपको बताया है कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो जब अनंत होती हैं तो उनमें से हम 6 ही तो लिखेंगे, तो हर इंसान अलग अलग लिखेगा। तो इसलिए आपका आंसर जो भी है ये भी सही है और जो पीछे दिया है वो भी सही है। इसके अलावा अगर आप किसी और संख्या से इसको गुणा करके आंसर निकालेंगे तो वो भी सही होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इस बात के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा जो मैंने आपको अभी बताया है। अब हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है 3/5 3/5 और 4/5।
3/5 और 4/5। इसके बीच में क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहां पर अगर आप इसको ध्यान से देखें तो दोनों ही परिमेय संख्याओं के बटे में 5-5 है। दोनों ही परिमेय संख्याओं के बटे में यानी कि जो हर है वो बराबर है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमें हर बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो जब हमें हर बराबर करने की जरूरत नहीं है और केवल 5 परिमेय संख्या निकालना है तो आप किसी भी छोटी संख्या से बड़ा गुणा करके 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। वरना सबसे आसान होता है कि आप 10 से गुणा कर दीजिए, आपको जितनी परिमेय संख्याएं चाहिए आपको मिल जाएंगी और इस प्रकार से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व भी हो जाता है। तो चलिए मैं इसको 10 से गुणा कर देता हूं। अंश और हर दोनों में ही गुणा किया जाता है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। ऊपर भी गुणा करते हैं और नीचे भी, और साथ में दोनों ही परिमेय संख्याओं के अंश और हर से गुणा किया जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो अब आपको मिलेगा 10×3 = 30 और 10×5 = 50 और 10×4 = 40, 10×5 = 50। अब 30 और 40 के बीच में तो बहुत सारी परिमेय संख्याएं हैं और लिखना हमें कितना है, केवल 5। चलिए लिख देते हैं के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं बराबर 30 के बाद क्या आएगा, 31/50, फिर 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। 5 लिखना था तो ये 5 हो गई हैं, ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें कहा गया था 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात की। तो ये 5 हो गई हैं, तो ज्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट सॉल्व हो गया है। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यहाँ पर अगर ये हर अलग अलग होता तब उस कंडीशन में आप पहले हर बराबर करेंगे और उसके बाद किसी भी संख्या से गुणा करके आप परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल से पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि अगर दोनों ही परिमेय संख्याओं के हर अलग अलग हैं तो आप कैसे उन्हें बराबर करेंगे और उनके बीच में किस प्रकार से परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन में आपको समझा दिया था, आप उसको वहां से समझ लीजिएगा। ठीक है, और थोड़ा सा चीजों को याद भी रखिए। जब आप चीजों को याद रखेंगे तभी आपको ये मैथमेटिक्स समझ में आएगा। और एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपको मैथमेटिक्स में अभ्यास करना है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा ही आपके दिमाग में समझ आएगा और आप इसको अच्छे से अच्छे तरीके से सीख पाएंगे और आपको बहुत ही हैप्पीनेस फील होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हमें स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है, 3 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
इन तीनों ही कथनों को हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, और उसके बाद हमें कारण भी बताना है कि क्यों वो सत्य है या फिर क्यों असत्य है। तो पहला पॉइंट हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, और पहला पॉइंट है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। फर्स्ट पॉइंट है ये, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या प्रत्येक प्राकृत संख्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये हमारा स्टेटमेंट है, यानी कि कथन है। तो अब हम इसका जवाब लिखेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप इस चीज को ध्यान से देखें, मैं आपको अच्छे से समझा के तभी इसका आंसर लिखूंगा। पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम इसका आंसर लिखेंगे। कि प्राकृत संख्या जो होती है, प्राकृत संख्या जो होती है प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है। तो 1 2 3 4 5 ये सभी क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं। और अब आप पूर्ण संख्याओं को भी देखिए। पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से शुरू होती है। 0 1 2 3 4 5। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। यानी कि अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं? बिल्कुल होती हैं। आप इसको ध्यान से देखिए। 1 प्राकृत संख्या है तो पूर्ण संख्या भी है। 2 प्राकृत संख्या है तो पूर्ण संख्या भी है। 3 प्राकृत संख्या है तो पूर्ण संख्या भी है। 4 प्राकृत संख्या है तो पूर्ण संख्या भी है। 5 प्राकृत संख्या है तो पूर्ण संख्या भी है। तो इसका मतलब ये साबित हो गया कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वे सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि ये सभी प्राकृत संख्याओं का जो समूह है वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है। आप इन सभी संख्याओं को पूर्ण संख्याओं के संग्रह में देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका जवाब लिखेंगे सत्य। क्योंकि प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के समूह में आती हैं। क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के समूह के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये आपका सबसे अच्छा आंसर होगा। आप अगर इसको दिखा के भी समझ के लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको पहले ऐसे लिख लीजिए, फिर उसको समझ लीजिए कि जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं वो तो पूर्ण संख्याओं में भी हमें दिख रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के समूह के अंतर्गत आती हैं, इसलिए ये कथन
सत्य है। ठीक है। ऐसा आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं और हम इसको इसके अकॉर्डिंग लिख भी रहे हैं। तो इस प्रकार से समझना सबसे अच्छा है। अब हम आते हैं इसका सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यह हमारा सेकंड स्टेटमेंट है। चलिए इसको भी समझते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो पहले तो हम पूर्णांक को लिख लेते हैं ताकि हम अच्छे से समझ पाएं। मैंने आपको समझाया था कि पूर्णांक में माइनस की भी संख्याएं होती हैं। डैश 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डैश डैश। ये सभी जो संख्याएं हैं इसमें पूर्णांक में माइनस की भी संख्याएं होती हैं, जीरो भी होता है और साथ में प्लस की भी संख्याएं होती हैं। तो ये क्या है? पूर्णांक है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, पूर्ण संख्याओं को देखते हैं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं आपको पता है जीरो से शुरू होती हैं। 0 1 2 3 4 5 और आप जितना चाहें उतनी संख्याओं को लिख सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास पूर्णांक भी है और हमारे पास पूर्ण संख्याएं भी हैं। चलिए अब स्टेटमेंट को हम ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं और इसका आंसर लिखेंगे। तो क्या लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक पूर्णांक यानी कि ये सभी, प्रत्येक पूर्णांक का मतलब ये सभी, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या आपको देखिए कुछ तो है पूर्णांक में जो हमें पूर्ण संख्याओं में मिल जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें, 0 पूर्णांक में है तो 0 पूर्ण संख्या में भी है, 1 है तो 1 यहाँ पर भी है, 2 पूर्णांक है तो 2 पूर्ण संख्या भी है, 3 पूर्णांक है 3 पूर्ण संख्या भी है, 4 पूर्णांक है तो 4 पूर्ण संख्या भी है। अब क्या बाकी की जो बची हुई माइनस के पूर्णांक हैं वो हमें पूर्ण संख्या में दिख रहा है? जैसे कि -1 इसमें है पूर्णांक में, लेकिन पूर्ण में संख्या में तो नहीं है। -2 इसमें है, इसमें नहीं है। -3 इसमें है, इसमें नहीं है। -4 इसमें है, इसमें नहीं है। तो ये बात तो असत्य साबित हो रही है। कौन सी बात? प्रत्येक का मतलब आप कह सकते हैं सभी, सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए कुछ पूर्णांक तो मिल रहे हैं हमें पूर्ण संख्या में, लेकिन सभी तो नहीं मिल रहे हैं, सभी नहीं मिल रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि असत्य है ये कथन। ये कथन कैसा है? असत्य है। और ये जो हमारा आया था सत्य आया था, सत्य है। और ये जो है असत्य है। क्योंकि आप बता सकते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए। इन माइनस में से आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, कह दीजिए कि -2 पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या में तो वो है ही नहीं।
तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं, माइनस वाला, प्लस वाला आप नहीं लेंगे। माइनस में आप कोई भी ले लीजिए। -2 एक पूर्णांक है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, ये आपने एक अच्छा एग्जाम्पल लिया है। और आप इसको देख भी सकते हैं कि -2 पूर्णांक तो है, लेकिन पूर्ण संख्या में तो ये कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो इसलिए ये कथन क्या हो गया, असत्य साबित हो गया। और ये सब चीजें रियल में हैं, आप इसको अपने आंखों के सामने देख पा रहे हैं सारी चीजें, कि हमने इसको असत्य क्यों कहा है। हम सभी एग्जाम्पल्स को तो लिखेंगे नहीं, किसी एक एग्जाम्पल को बता देंगे और उससे हम इसको असत्य बता देंगे, और इस प्रकार से हमारा ये कंप्लीट हो गया सेकंड पॉइंट। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। क्या लिखा है थर्ड पॉइंट में? इसमें लिखा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए पहले इस स्टेटमेंट को लिखते हैं, फिर हम इसका आंसर जो सॉल्यूशन है वो बताएंगे। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये हमारा थर्ड पॉइंट है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम पहले तो इनको लिख के देखेंगे। चलिए परिमेय संख्याओं को देखते हैं। परिमेय संख्या देखेंगे हम लिख के, और पूर्ण संख्या भी लिख के देखेंगे। पूर्ण संख्या, परिमेय संख्याएं तो सारी बटे में होनी चाहिए, यानी कि P/Q के रूप में होनी चाहिए। तो आप इसमें -1/2, -3/5, 0/1, 1/2, 2/5, इस प्रकार से आप यहाँ पर माइनस की भी संख्याएं लिख सकते हैं, प्लस के भी संख्याएं लिख सकते हैं, जीरो भी लिख सकते हैं, और ये सभी P/Q के रूप में हैं। तो परिमेय संख्या तो बटे में होनी बहुत जरूरी है। कैसी होनी चाहिए परिमेय संख्याएं? P/Q के रूप में होनी चाहिए। तो ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं, आप जितना चाहें उतने एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसके आगे जितना। अब आप यहाँ पर पूर्ण संख्याओं को देखिए। पूर्ण संख्याएं तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये सब पूर्ण संख्याएं हैं। तो कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो क्या ये जो इतनी भी परिमेय संख्याएं आप देख रहे हैं ये पूर्ण संख्याओं में है? बिल्कुल भी नहीं है। -1/2 कहाँ है इसके अंदर? 1/2 कहाँ है? 2/5 कहाँ है? 0/1 कहाँ है? -3/5। मतलब ये जो परिमेय संख्याएं हैं, कोई भी परिमेय संख्या हमें इस पूर्ण संख्या में नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है ना? कोई भी परिमेय संख्या जो बटे में लिखी हो वो हमें पूर्ण संख्याओं में तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये कथन भी असत्य है। कैसा है? असत्य। असत्य है। क्योंकि अब आप कोई भी कारण ले लीजिए, इनमें से कोई भी एक परिमेय संख्या उठाइए और कह दीजिए वो तो पूर्ण संख्या में है ही नहीं, तो वो एक
जो कथन है वो असत्य है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या यानी कि ये जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वो एक पूर्ण संख्या होती है? बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि परिमेय संख्याएं हमें पूर्ण संख्याओं में तो कहीं मिल नहीं रहा है। तो क्योंकि अब आप इनमें से कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी एक एग्जाम्पल, सभी को तो हम ले नहीं सकते हैं, क्योंकि 2/5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है। तो 2/5 तो एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो फिर ये जो स्टेटमेंट है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, अपने आप ही असत्य हो गया। तो हम किसी एक एग्जाम्पल से ही चीजों को देखकर सत्य और असत्य को समझ सकते हैं, और इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब सत्य और असत्य का आसानी से लिख सकते हैं। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है ये बहुत इजी है और इसको आप आसानी से कर पाएंगे। इसी प्रकार से ये करना भी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो जिस तरीके से मैंने ये आपको लिख के दिखाया है, समझाया है, आप इसको ऐसे ही लिखेंगे तो ये आपका एक अच्छा आंसर होगा और आपके भी समझ में आएगा, और जो एग्जामिनर होगा उसको भी अच्छे समझ में आएगा। आप इस तरह से इनका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 है, इस प्रकार से मैंने ये कंप्लीट सॉल्व करवा दिया है, समझा दिया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ और भी संख्याओं के बारे में जानना है, जिसको हम अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। उनके बारे में भी अब हम जानकारी लेंगे। वो भी जरूरी है ताकि हम इन संख्याओं को भी अच्छे से अभी से समझ लेंगे, तो जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। अब आपको यहाँ पर अपरिमेय संख्याओं को समझना है, ठीक है। आपने ये समझ लिया है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय संख्याओं को आपने जो समझा था वो क्या समझा था कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं और p और q पूर्णांक होते हैं, q बराबर 0 नहीं होता है। तो अपरिमेय संख्याओं के लिए आप क्या कंडीशन रखेंगे? तो यहां पर आप इसको इस प्रकार से परिभाषित करेंगे। पहले मैं इसको परिभाषित करवाऊंगा, उसके बाद हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा
जा सकता है, जहां वे संख्याएं होती हैं जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हैं, p और q पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं है। तो आप इसको समझने का प्रयास करें कि हमने परिमेय संख्याओं को तो बटे के रूप में दिखाया था, अभी फिर मैंने यहाँ पर दिखाया कि परिमेय संख्याएं p बटे q के रूप में होती हैं और इस प्रकार से बटे में लिखी जाती हैं। तो अब यहाँ पर कुछ ऐसी संख्याएं भी होती हैं जिनको आप बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं और कितना भी लिखना चाहेंगे फिर भी नहीं लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक होते हैं और q बराबर 0 नहीं होता है। उन्हें हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्याएं। अब हम यहाँ पर अपरिमेय संख्याओं के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसको समझते हैं। उदाहरण के लिए आप इस प्रकार से संख्याओं को ले सकते हैं। √2 ले सकते हैं, √3 ले सकते हैं, √5 ले सकते हैं, √7 ले सकते हैं, √8 लिख सकते हैं। ठीक है, इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत सारी संख्याएं आपको मिलने वाली हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पर हमारा √6 छूट गया है तो आप √6 भी लिख सकते हैं, √7 तो लिखा हुआ है, √10 लिख सकते हैं, √11 लिख सकते हैं, √12 लिख सकते हैं, √13 लिख सकते हैं, √14 लिख सकते हैं, √15 लिख सकते हैं, √17 लिख सकते हैं। मतलब बहुत सारी संख्याएं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है ना? ये सभी क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। ये सभी अपरिमेय संख्याएं ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पर कुछ संख्याओं को छोड़ दिया है। जैसे मैंने इसके अंदर √4 नहीं लिखा है, मैंने √9 नहीं लिखा है, √16 नहीं लिखा है। क्या आप सोच पा रहे हैं कि मैंने इन संख्याओं को इसके अंदर क्यों नहीं लिखा? अब मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बताता हूं कि मैंने इन संख्याओं को इस तरह से अंडर रूट में क्यों नहीं लिखा। ठीक है, आप अपने दिमाग में इन सभी संख्याओं को रखने का भी प्रयास करें कि इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं होती हैं अंडर रूट में, वो सभी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, चलिए इनको समझते हैं कि ये क्यों नहीं लिखा गया। 4 को जब आप ध्यान से देखेंगे और 4 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 बनेगा। तो ये जो निशान है, इस निशान को क्या बोला जाता है? वर्गमूल बोला जाता है। इस निशान को मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं। ये इस प्रकार से बनाया जाता है और ये जो चिन्ह है इसे हिंदी में वर्गमूल बोला जाता है, वर्गमूल कहते हैं।
और इंग्लिश में इसको स्क्वायर रूट बोला जाता है, स्क्वायर रूट। और इसको कुछ लोग अंडर रूट भी कहते हैं, अंडर रूट। ठीक है, तो इसे वर्गमूल कहा जाता है, स्क्वायर रूट भी कहते हैं और अंडर रूट भी कहा जाता है। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए, जब भी किसी संख्या का फैक्टराइजेशन इस तरह से गुणनखंड करो और उसका जोड़ा बन जाए तो वो इस वर्गमूल में से बाहर निकल जाता है। तो 4 का तो 2 गुणा 2 फैक्टराइज हुआ और 2 बाहर निकल गया। तो √4 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √4 वर्गमूल में से बाहर निकल जाता है। तो 4 का जो 2 बाहर निकलेगा वो एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए मैंने इस 4 को यहां पर नहीं लिखा था। इसी तरह से आप √9 का भी समझ सकते हैं। 9 का क्या बनेगा? 3 गुणा 3, क्योंकि 3 3 9 होता है। 3 का जोड़ा बना, 3 बाहर आ गया, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। इसी तरह से 16 को भी लीजिए, 4 गुणा 4, तो इसका भी फैक्टराइज हुआ, क्योंकि 4 चौक 16 होता है ना, 4 बाहर निकल जाएगा, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो बहुत सारी संख्याएं आपको इस प्रकार से अंडर रूट में मिलेंगी, जो कि बाहर इस तरह से फैक्टराइजेशन, गुणनखंड, पेयर बना के बाहर निकाला जा सकता है। तो उन संख्याओं को आप क्या कहेंगे कि वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सभी वे संख्याएं हम लिखेंगे जो वर्गमूल में से बाहर ना निकल पाए, तो उन्हीं संख्याओं को ही आप अपरिमेय संख्या बोलेंगे जो इस वर्गमूल में से बाहर कभी ना निकल पाए। और क्योंकि मैंने इस 2 को परिमेय संख्या बोला है तो हमें इसके नीचे 1 लगाना पड़ेगा, क्योंकि परिमेय संख्याएं तो बटे में होती हैं। 2/1 एक परिमेय संख्या है। इसको भी मैंने परिमेय संख्या बोला, तो इसके बटे में भी मुझे 1 लगाना पड़ेगा, क्योंकि परिमेय संख्याएं बटे के रूप में होती हैं। इसको भी मैंने परिमेय संख्या बोला है, तो इसके बटे में भी 1 लगाना पड़ेगा, क्योंकि परिमेय संख्याएं बटे में इस प्रकार से लिखी होती हैं। ठीक है, तो आपको अंतर समझ आया कि आप किस प्रकार से परिमेय संख्याओं को इस प्रकार से लिखा जाता है, बटे में P/Q, और अपरिमेय संख्याओं को अंडर रूट में इस तरह से लिखा जाता है, और उनमें से भी कुछ अंडर रूट की संख्याएं परिमेय होती हैं। और ये इतनी ही नहीं है, और भी हैं। अगर आप √25 को बाहर निकालेंगे तो 5 बाहर मिल जाएगा। √36 का निकालेंगे तो 6 बाहर मिल जाएगा। √49 का निकालेंगे तो 7 बाहर मिलेगा। √64 का निकालेंगे तो 8 बाहर निकलेगा। √81 का निकालेंगे तो आपको 9 बाहर मिलेगा। 100 का जब आप अंडर रूट निकालेंगे तो 10 बाहर मिल जाएगा। तो उन संख्याओं को आप एक परिमेय संख्या के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया है। उन संख्याओं को हम इस अपरिमेय संख्या के समूह में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको अपरिमेय संख्याओं को दिखाया। मैं आपको कुछ और प्रकार की अपरिमेय संख्याएं दिखाने जा रहा हूं, जो कि बहुत अलग तरीके से दिखाई देती हैं। मतलब ये तो आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं ही, इनको तो आप अपने दिमाग में रखिए। अब मैं कुछ अलग प्रकार के अपरिमेय संख्याएं आपको दिखाऊंगा, और उसको भी समझना है और ध्यान रखना है कि वो भी क्या हैं,
अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए कुछ और देखते हैं हम अपरिमेय संख्याओं को। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं कुछ और तरीके से भी दिखाई देती हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि वो इस प्रकार से भी होती हैं। जैसे आपने लिखा, दशमलव में लिखे जाएंगे, ये पैटर्न के रूप में चलती हैं। जैसे कि 0.1 लिखा, फिर आपने 0 लगाया, फिर 1 2 बार लिखा, फिर आपने 0 लगाया, फिर 1 आप 3 बार लिखिए, फिर 0 लगाइए, फिर 1 को 4 बार लिखिए, फिर 0 लगाइए, फिर 1 को 5 बार लिखिए, फिर 0 लगाइए, फिर 1 को 6 बार लिखिए, फिर 0 लगाइए, फिर 1 को 7 बार लिखिए। तो इस प्रकार से भी जो संख्याएं होती हैं उन्हें आप क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्याएं। और मैंने तो ये 1 लेके बनाया है, आप 2 3 लेके भी बना सकते हैं। जैसे कि आप 0.3 चलिए ले लेते हैं, 3 लिया, फिर 0, फिर 2 बार 3, फिर 0, फिर 3 3 बार, फिर 0, फिर 3 को 4 बार लिखेंगे, फिर 0, फिर 3 को हम 5 बार लिखेंगे, फिर 0, फिर 3 को 6 बार लिखेंगे, 3 4 5 6, फिर 0। इस प्रकार से भी ये संख्याएं अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप कहीं भी इस प्रकार की कोई संख्या देखिए तो तुरंत समझ जाइए कि वो अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर संख्याओं को, यहाँ पर जो मैं रिपीटेशन कर रहा हूँ, जैसे 1, फिर 2 बार 1, 3 बार 1, 4 बार 1, 5 बार 1, तो इस तरह से रिपीट हो रहा है। तो ये ऐसे भी हो सकता है 0 पॉइंट। अब आप क्या करेंगे? अब आप यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर 1 रिपीट कर रहा हूँ, अब आप 0 रिपीट करिए। जैसे कि 1 लिखिए तो 1 बार 0, 2 लिखिए 2 बार 0, 3 लिखिए 3 बार 0, 4 लिखिए 4 बार 0, 5 लिखिए, फिर 6 तो 5 बार 0। तो इस प्रकार से भी जो संख्याएं लिखी होती हैं वो भी किस प्रकार की संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। ऐसे भी इन संख्याओं को लिखा जा सकता है। मैं आपको अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल्स और तरीके से दिखा रहा हूं कि ये सभी क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। अगर आप कुछ ऐसा देख लें, 0.5, फिर 0, फिर 5, फिर 2 0, फिर 5, फिर 3 0, फिर 5, फिर 4 0, फिर 5, फिर 5 0, तो इस प्रकार की संख्याओं को भी क्या कहा जाएगा? अपरिमेय संख्याएं कहा जाएगा। आप जितना चाहें उतना लिख सकते हैं। मैं तो आपको केवल 1-2 संख्याएं लिख के दिखा रहा हूं। आप और संख्याएं भी लिखकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी लीजिए। जैसे 0 पॉइंट आपने 10 ले लिया, फिर आपने 10 के बाद में 0 लगाया, फिर 11 लिखा, फिर 2 0 लगाया, फिर 12 लिखा, फिर 3 0 लगाया, फिर 13 लिखा, फिर 4 0 लगाया, फिर 14 लिखा, फिर 5 0 लगाया। तो इस प्रकार की भी जो संख्याएं आपको देखने को मिलती हैं, कहीं भी अगर आप इस प्रकार की संख्याओं को देखें तो तुरंत समझ जाइए कि वो अपरिमेय संख्याएं हैं। ये खुद से भी लिखा जा सकता है, समझा जा सकता है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। इस प्रकार से भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक और चिन्ह बचा हुआ है जिसको हमें जानना बहुत जरूरी है। आपने इस प्रकार से एक चिन्ह देखा होगा, ये वाला।
इसको पढ़ा जाता है, इसे पढ़ा जाता है पाई। इसको क्या पढ़ा जाता है? पाई। तो इसे आप पाई पढ़ेंगे और इससे हमारे जो मैथमेटिशियन हुए हैं आर्यभट्ट, हमारे एक मैथमेटिशियन से जिसका जो गणितज्ञ थे उनका नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस ने जो है इसे पाई की खोज किया था। पाइथागोरस ने पाई की खोज की थी और उसके बाद उन्होंने बताया कि जो पाई है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि पाई यह एक अपरिमेय संख्या है। आप कहीं भी पाई को देखें, यह एक अपरिमेय संख्या है। आप इस प्रकार से पाई को जहां कहीं भी देखें, आप तुरंत इसको बताएंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। इस पाई अपरिमेय संख्या के बारे में आप इसको आगे जो हाई स्कूल 10th क्लास में है वहां पर इसको आप अच्छे से जानेंगे। लेकिन अभी आपको केवल इतना ही दिमाग में रखना है कि पाई जो है इसको पाई पढ़ा जाता है और ये एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई की जो वैल्यू है, फिलहाल तो अगर आप यहाँ पर पाई की वैल्यू की बात करें, पाई का तो अपना एक मान होता है और मैं आपको बता दूं कि पाई का जो मान है वो बहुत बड़ा है। पाई का जो मान है वो बहुत बड़ा दिया हुआ है। इसका जो मान है, अगर वैसे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पाई का एक छोटा ही मान लिया जाता है, एक छोटी सी वैल्यू हम लेते हैं पाई की, क्योंकि पाई अपने आप में एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसका मान, इसकी जो वैल्यू है ये बहुत बड़ी होती है। मैं उस वैल्यू को आपको दिखाऊंगा नहीं, लेकिन आपको बता दूंगा कि पाई का जो मान है वो अगर आप छोटे में लेते हैं तो पाई का मान कितना लिया जाएगा। पाई का मान आप या तो 22/7 लिखते हैं, अगर आपको पॉइंट में लिखना है तो आप इसको 3.14 लिख सकते हैं। ठीक है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो पाई का मान कितना लिया जाता है, या तो 22/7 लिया जाता है या फिर 3.14 लिया जाता है। बाकी जो पाई का मान है वो तो बहुत अधिक लिखा गया है, अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देख के डर जाएंगे। पाई का मान इस प्रकार से 50 अंकों तक भी निकाला गया है। इस प्रकार से मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूं, बस आपको ये देखने के लिए है कि इसको आप अपरिमेय संख्या क्यों बोलेंगे, इससे आपको अंदाजा भी लग जाएगा। 3.1459265397932। फिर इस प्रकार से अगर मैं और आगे लिखूंगा तो 32 के बाद आएगा 38462643383279। अगर मैं इसके भी आगे लिखूंगा तो 502841971399375110। ये सभी जो मैंने लिखा है ये पाई का सबसे बड़ा मान है। पाई का सबसे बड़ा मान है ये। इतना बड़ा मान कभी भी हम पाई का नहीं लिखते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
कितना लिखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ इतना लिखा जाता है, या तो 22/7 या 3.14। क्योंकि पाई का मान आप इस प्रकार से देख पा रहे होंगे, तो अगर ये इतना है तो ये और आगे भी लिखा जा सकता है, और आगे भी लिखा जा सकता है। तो क्या आप अंदाजा लगा रहे हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या क्यों है? ये अपरिमेय संख्या इसीलिए है क्योंकि आप इस तरह से ऊपर देख लीजिए, इसी तरह से ये भी देखने में लगेगा कि इसका जो मान है ये कभी खत्म नहीं हो रहा है। पाई का मान आप जितना निकालेंगे, जितना इसको सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व होता चला जाएगा, और इसका जो मान है, इसकी जो वैल्यू है, वो आप कभी भी कंप्लीट पूरा फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसको आप एक अपरिमेय संख्या के रूप में अपने दिमाग में रखेंगे, और पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी आप अपने दिमाग में रखेंगे। और साथ में ये जो संख्याएं हैं, इनको भी अपने दिमाग में रखिएगा कि इस प्रकार की संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा वास्तविक संख्या के बारे में। किसके बारे में? वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या के बारे में हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वास्तविक संख्याएं समझना बहुत आसान है, ठीक है। क्योंकि आपने परिमेय संख्याओं को समझ लिया है, अपरिमेय संख्याओं को समझ लिया है, तो अब वास्तविक संख्या को समझना और भी आसान है। देखिए, जब आप परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ रखते हैं, एक साथ मिला देते हैं, तो वो जो समूह प्राप्त होता है उसे ही वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या बनेगी? वे संख्याएं वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो परिमेय तथा अपरिमेय, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो परिमेय तथा अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरण भी देखिए। उदाहरण के लिए क्या है आपके पास में? आप एक थैला तैयार कीजिए, इस प्रकार से एक थैला, ये एक थैला है। इस थैले में आप परिमेय संख्याओं को लिखिए
अपरिमेय संख्याओं को लिखिए 0.101। इस प्रकार से आप इसके अंदर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जितना लिख सकते हैं, जितना लिख सकते हैं आप उसको लिख लीजिए। तो इस थैले में आप क्या देख रहे हैं? इसमें केवल परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इस थैले को हम क्या बोलेंगे? इस थैले के अंदर हम बताएंगे कि हमने इस थैले में वास्तविक संख्याएं रखा है। हम ये नहीं कहेंगे कि इसके अंदर परिमेय संख्याएं हैं और ये भी नहीं कहेंगे कि इसके अंदर अपरिमेय संख्याएं हैं। हम सीधा यही कहेंगे कि इस थैले में वास्तविक संख्याएं हैं। इस थैले में वास्तविक संख्याएं भाई क्या है ना? भैया उठा ना रे भाई, उठा दे थोड़ी। क्या मामी कुछ मांगी नहीं। दीदी हाँ इनका ना परेशान करो तो ही चलो पहले। चलो हमको दे दो। चुप रहा चला पहले चला फॉलो जिन जाने से। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस थैले में क्या मिलेंगी? वास्तविक संख्याएं मिलेंगी। तो ये जो वास्तविक संख्याएं हैं इसमें आप देख सकते हैं दो प्रकार की संख्याएं होती हैं। तेरा वीडियो बंद है क्या? सर तो हिला दे। दीदी अरे चुप। सुनते तो मम्मी पढ़ाना चाहिए। अरे ले सुनना हमारे जान। तो वास्तविक संख्याएं इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और समझाऊंगा वास्तविक संख्या के बारे में। वो इस प्रकार से है, यहाँ पर तो हमने देख ही लिया कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। तो ये एक मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में आप इसको समझ सकते हैं। गणित की भाषा में जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर संख्याएं बनी होती हैं उन्हें आप वास्तविक संख्या कहते हैं। यहाँ पर आप इसको भी ध्यान से देखिए कि थोड़ा सा आप वास्तविक संख्या को इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, हर वो संख्या जो आप सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, वे सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो अगर आप इसको एक दूसरे तरीके से देखें, वास्तविक संख्या आप उसे भी कह सकते हैं
कि सभी प्रकार की संख्याएं, आप कह सकते हैं कि सभी प्रकार की संख्याएं, सभी प्रकार की संख्याएं जो आप सोच सकते हैं, सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, जैसे जैसे आप इसके अंदर कोई भी संख्या लिखिए, डैश डैश डैश, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर आप फ्रैक्शन में इस तरह से बटे में लिख देते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, अगर आप रूट की संख्याएं लिखते हैं इस प्रकार से, अगर आप पॉइंट में भी कोई संख्या लिख देते हैं इस प्रकार से 0.2, 6.251 और 6.189 और इस प्रकार से कोई भी संख्या अगर आप बार लगा के भी इनके ऊपर इस प्रकार से बार भी लगा देते हैं, 8.4, 6932, मतलब कोई भी संख्या हो, इस प्रकार से आप कोई भी संख्या देखिए। मैंने यहाँ पर सभी संख्याओं को लिखा है। मैंने यहाँ पर प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, दशमलव में भी मैंने लिखा है। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ये सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो ये भी एक अच्छी डेफिनेशन है इसको समझने का। अगर आप इसको अपने दिमाग में तो रखेंगे ही, किस प्रकार से वास्तविक संख्या को आप परिभाषित करेंगे, और बाकी आपको ये चीजें भी समझ होनी चाहिए कि इस प्रकार की भी जितनी भी सभी संख्याएं हैं वो सब क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सभी वास्तविक संख्याएं संख्या रेखा पर विद्यमान होती हैं। ये जितनी भी संख्याएं आप यहाँ देख रहे हैं, ये सभी संख्याएं संख्या रेखा पर विद्यमान होती हैं। यही कारण है कि संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा भी कहा जाता है। ठीक है। तो आपको ये पॉइंट भी दिमाग में रखना है, क्योंकि संख्या रेखा पर सभी प्रकार की संख्याएं विद्यमान होती हैं, स्थित होती हैं, चाहे वो परिमेय संख्याएं हों, अपरिमेय संख्याएं हों, दशमलव में हो, माइनस में हो, कोई भी संख्या है, आप संख्या रेखा पर सभी संख्याओं को देख सकते हैं। इसलिए आप संख्या रेखा को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताया है इंट्रोडक्शन में, और इनको आप अपने दिमाग में रखिएगा। मैं अब आपको एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करवाऊंगा। मैं आपको अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करवाऊंगा। तो इस प्रकार से आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही हम आपसे अपने फिर नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।